हेलो दोस्तों, फिटर निमी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो का फिटर निमी एमसीक्यू सीरीज़ का 15वां वीडियो है। यदि आपने 14 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके देख सकते हैं। जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर में 13 वीडियो को 20-20 एमसीक्यू करके डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर के 14 वीडियो से हम स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा 15वां वीडियो है। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल पर नए पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास को आपको पता चल सके। चलिए हम 21 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि 20 तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। चलिए 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इन ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? ये हमारा VVI क्वेश्चन है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछता है। ये VVI क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? पॉइंट एंगल, रेक एंगल, चीजल एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल हमारा रेक एंगल से, बी ऑप्शन, रेक एंगल से निर्धारित होता है। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हर एग्जाम में। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो हमारा रेक एंगल हो जाएगा बी। चलिए 22 की ओर चलते हैं। रिमर का उपयोग क्या है? छेद करना, एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना, या किए गए छेद को सही आकार में फिनिशिंग करना। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है हमारा बी और सी में, क्योंकि रिमर का यूज भी छेद नहीं करेगा और छेद में थ्रेडिंग नहीं करेगा। रिमर एक छेद को, बी नंबर में है कि रिमर एक छेद को बड़ा करेगा, तो ये बड़ा करेगा लेकिन परिशुद्धता में सही आकार लाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कि ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिशिंग करने के लिए हम रिमर का यूज करते हैं। चलिए 23 नंबर की ओर हम चलते हैं। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? टाइप एन जो होता है हमारा नॉर्मल के लिए होता है। तो हमारा क्या है ऑप्शन में देखते हैं हम। कठोर मटेरियल के लिए तो नहीं होगा, भंगुर पदार्थ के मटेरियल के तो नहीं होगा, नरम और सख्त के लिए नहीं होगा, समान और निम्न कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील के लिए। तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कितने टाइप के ड्रिल होते हैं। तो हम यहाँ तक कि टाइप एन ड्रिल कितने प्रकार, 3 प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है। एक होता है हार्ड मेटल के लिए, एक होता है नॉर्मल मेटल के लिए, एक होता है सॉफ्ट मेटल के लिए। हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। इसका हेलिक्स एंगल ही बताते थे कि हार्ड मेटल के लिए हम 10 से 13 डिग्री का रखते हैं, नॉर्मल मटेरियल के लिए हम 16 से 30 डिग्री रखते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री हम रखते हैं। 35 से 40 डिग्री रखते हैं। सामान्य कार्य के लिए हम 27.5 डिग्री रखते हैं। सामान्य कार्य के लिए हम 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री हम सामान्य जनरल यूज के लिए रखते हैं। हार्ड के लिए हेलिक्स एंगल 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल के लिए हेलिक्स एंगल 16 से 30 डिग्री, और सॉफ्ट के लिए 35 से 40 डिग्री होता है। तो हम आपको हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट बता दिए, साधारण यूज भी बता दिए 27.5 डिग्री होगा। अब हम आपको कटिंग एंगल बताते हैं। ड्रिलिंग का कटिंग एंगल हो जाएगा माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए होगा 118 डिग्री से। जनरल यूज़ के लिए तो 118 डिग्री होगा। सॉफ्ट मेटल के लिए कम होगा और हार्ड मेटल के लिए ज़्यादा होगा। सॉफ्ट मेटल कॉपर हो गया तो उसका 100 डिग्री हो जाएगा। एल्युमिनियम लीड टिन हो जाएगा या हार्डवुड हो जाएगा, लकड़ी वगैरह, उसके लिए 90 डिग्री हो जाएगा। प्लास्टिक रबर हो जाएगा, उसके लिए 80 डिग्री हो जाएगा। और हार्ड स्टील या फोर्जेड स्टील के लिए 140 डिग्री हम रखते हैं उसका पॉइंट एंगल। अब कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री रखते हैं, और साधारण यूज के लिए हम 118 डिग्री रखते हैं। चलिए इसके हम कटिंग एंगल और टाइप HNS को हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा ड्रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? वह हैंड ड्रीमर है, सॉकेट ड्रीमर है, या हमारा ऊपर दिया गया है मशीन ड्रीमर, या हेलिकल फ्लूट ड्रीमर। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सॉकेट ड्रीमर। कौन सा टेपर लीड लंबा होगा? लंबा टेपर लीड होगा तो हमारा सॉकेट ड्रीमर हो जाएगा। चलिए 25 की ओर हम चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि पायलट के साथ हैंड ड्रीमर में पायलट का क्या कार्य होता है? पायलट के साथ हैंड ड्रीमर क्या कार्य होता है?
देखते हैं ऑप्शन को। होल का आकार सही रखने के लिए होल को बर्स से दूर करता है, रिमर को सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करता है, या रिमर को रिम होने वाले होल के एक साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। तो पायलट हमारा यही डी ऑप्शन करेक्ट कर है कि रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक चढ़ने के लिए हम पायलट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ड्रिल में पॉइंट एंगल को कौन तय करता है। ड्रिल में पॉइंट एंगल को कौन तय करता है, तो पॉइंट एंगल को तय करता है हमारा काटने की क्या कहते हैं जॉब डायमीटर, सॉरी कौन होगा ऑप्शन, ड्रिल डायमीटर, जॉब डायमीटर, काटने की गति, ड्रिल का साइज। तो हमारा जॉब मटेरियल से करता है, जॉब मटेरियल। हम पिछले 24 नंबर में बताया है आपको, सॉरी 23 नंबर में बताया है हार्ड नॉर्मल सॉफ्ट में कि जॉब मटेरियल के अनुसार घटता है। हार्ड मटेरियल होगा तो उसका ज़्यादा पॉइंट एंगल होगा, और नॉर्मल हो जाएगा तो 118 डिग्री हो जाएगा, और सॉफ्ट में के लिए हम उससे कम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ड्रिल का पॉइंट एंगल जॉब मटेरियल निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल है, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये DRD में पूछा गया था, और ये NPCL में पूछा गया था, और ये सेल में भी पूछा गया है। सेल के दुर्गापुर या बर्नपुर में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि 10 mm छेद की रिमिंग के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है। तो रिमर ड्रिल साइज RDS बराबर होता है रिमर साइज, तो हमारा 10 माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अंडर साइज है 0.2 और प्लस ओवर साइज है 0.05। तो हो जाएगा 10 माइनस 0.75 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 25। ये 10 माइनस रिमर साइज ये है, अंडर साइज ये है, ओवर साइज ये है, तो 0.02 हो जाए, तो 0.2 और प्लस में हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर है वो एक्स्ट्रा हम जीरो इस पर बैठा सकते हैं। तो 10 माइनस 0.25, तो हमारा क्या हो जाएगा 9.75 mm आंसर। ये हमारा 9.75 mm आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9.75 mm। चलिए हम 28 नंबर की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्या है कि इस टूल का नाम बताना है। ये टूल है क्या है, स्टोन ड्रेसर है, डायमंड ड्रेसर है, या स्टार व्हील ड्रेसर है, या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर है। तो देखिए हमारा इसमें व्हील में हमारा स्टार निकला हुआ है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा स्टार व्हील ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम 29 नंबर की ओर चलते हैं कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। बॉन्ड की ताकत को इंगित कौन करता है, ग्रेड हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्रेन साइज हो जाएगा। तो बॉन्ड की ताकत को हमारा ग्रेड निर्धारित करता है, बॉन्ड की ताकत को हमारा ग्रेड निर्धारित करता है। वो सॉफ्ट ग्रेड है या हार्ड ग्रेड है या मीडियम ग्रेड है। तो हम बताते हैं आपको सॉफ्ट ग्रेड के लिए क्या होता है। एक मिनट, जो हमारा सॉफ्ट होता है उसके लिए ए से एच होता है, सिंबल ए से एच होता है सॉफ्ट के लिए, ए से एच। और मीडियम के लिए होता है हमारा आई से पी। और हार्ड के लिए होता है हमारा क्यू से जेड। यही होता है हमारा सॉफ्ट के लिए ए से एच, मीडियम के लिए टी से पी, और हार्ड के लिए क्यू से जेड। यही हमारा बॉन्ड की ताकत को निर्धारित करता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की ओर चलते हैं। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग में सतह चिकना और चमकदार हो जाए। तो क्या हो, इसका हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं पूरा फुल चारों ऑप्शन को। ग्लेजिंग है, ट्रूइंग है, लोडिंग है, ड्रेसिंग है। तो सतह चिकना और चमकदार हो जाएगा, उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। ट्रूइंग क्या है, ट्रूइंग उसको कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए करते हैं हम। लोडिंग है उसके धातु के कण उसके व्हील में फंस जाएंगे तो लोडिंग हो जाएगा। वही लोडिंग और ग्लेजिंग को सही करने के लिए हम ड्रेसिंग का यूज करते हैं, जो हम डायमंड ड्रेसर का करते हैं, या स्टार व्हील ड्रेसर करते हैं, स्टोन ड्रेसर का करते हैं, एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर का करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि कृषि उपकरण रॉट आयरन के बनते हैं? कम ताकत के लिए या भारी वजन के लिए, घिसाव प्रतिरोधी के लिए या जंग प्रतिरोधी के लिए? तो कृषि उपकरण रॉट आयरन किस लिए बनाए थे? कोरोजन रेसिस्टेंट यानी जंग प्रतिरोधी रहे। और इसका रॉट आयरन का क्या गुण है? इसका गुण है क्या? टफनेस है, हार्डनेस है, और एक मिनट हम बताते हैं आपको क्या टफनेस हार्डनेस आता है, और जंग प्रतिरोधी रहता है, इसलिए इसका रॉट आयरन में यूज किया जाता है। 31 नंबर का डी। चलिए 32 की ओर चलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए ब्लास्ट फर्नेस में हम बताते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम बताएंगे इसमें अलग अलग पार्ट्स को। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ठीक है, इसको इधर कर देते हैं कि ये पार्ट्स जो दर्शा रहा है ये हमारा क्या है। पार्ट्स जो हमारा दर्शा रहा है ये क्या है? तो ये हमारा ट्यूबर्स हो जाएगा। ये हमारा ट्यूबर्स हो जाएगा। ये हमारा ट्यूबर्स हो जाएगा। और हम बताते हैं ये हमारा ये भाग जो है ये हमारा हर्थ हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टोन भरा जाता है, स्टॉक होता है। यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्टॉक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम टॉप बोलते हैं। और यहाँ से जो निकल रहा है उसको थ्रोट बोलते हैं। ये भाग है इसको हम बोस बोलेंगे। और यहाँ जो रहेगा मोल्टेड स्लैग रहेगा। मोल्टेड स्लैग रहेगा। और हम बताते हैं, और ये इसको प्लेटिंग किया गया है, बाहर से प्लेटिंग किया गया है। और हर्थ तो हमें बताइए दिए कि ये है, तो हमारा एक से दो दर्शा रहा है क्या है? ये हमारा ट्यूबर्स हो जाएगा। हमारा ट्यूबर्स हो जाएगा। हमारा एक ट्यूबर्स हो जाएगा। तो हमने लगभग सही पार्ट को दर्शा गया है, दर्शा दिया है, बता दिया है। अब नेक्स्ट है 33 नंबर। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कॉन्टेंट रेंज कितना होता है? 2 से 4%, 5 से 9%, 6 से 9% या 10 से 12%? तो कास्ट आयरन में हमारा 2 से 4% होता है। और कास्ट आयरन किस फर्नेस से बनता है? तो हमारा ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। यही ब्लास्ट फर्नेस ऊपर था, उसी में बनता है हमारा। सॉरी ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन। कास्ट आयरन हमारा कपोला फर्नेस से बनता है। इसमें 2 से 4% कार्बन होता है। मैंने गलत बता दिया था कि ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनता है, कास्ट आयरन कपोला फर्नेस से बनता है, और पुडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन बनता है। इसमें 2 से 4% कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। बर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये क्या है चिन्हित भाग? ये हमारा थिम्बल हो जाएगा। ये हमारा मेन स्केल हो जाएगा। ये हमारा सब डिवीजन हो जाएगा। ये बर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। ये हमारा थिम्बल डिवीजन हो जाएगा। ये हमारा थिम्बल होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी थिम्बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। उसका ऑप्शन सी। 35 नंबर की ओर चलते हैं कि टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि है? टूटे हुए स्टड की कौन विधि है? इजी आउट विधि, प्रिंग पंच विधि, ड्रिल होल बनाने की विधि, या स्क्वायर टेपर पंच की विधि? तो ये हमारा हो जाएगा प्रिक पंच मेथड की। देखिए हमारा प्रिक पंच 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, इसी से हम उसको हैमर की सहायता से उसको फेस की ओर मारकर धीरे धीरे हम निकालते हैं प्रिक पंच मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर कि एक ड्रिल के छेद के अंत तक बेवलिंग करने का क्या कार्य है? एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग करने का क्या कार्य है? रिमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोर्डिंग है, काउंटर सिंकिंग है? तो उसको बेवलिंग करना हम तो वो हमारा काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। और रिमिंग जानते हैं कि परिशुद्धता में करते हैं। स्पॉट फेसिंग होता है कि फ्लैट शीट प्रदान करता है, जो हम फ्लाई कटर से करते हैं। और काउंटर बोर्डिंग किए गए छिद्र में बड़ा छेद करना है, काउंटर बोर्डिंग करते हैं। काउंटर सिंकिंग यही हो जाएगा, छेद के अंत में बेवलिंग करना। चलिए 37 नंबर की ओर चलते हैं हम। यदि क्लियरेंस कोण गलत होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़े आकार का होल होगा, ओवरहीट ड्रिल होगा, या रफ होल होगा, या ड्रिल टूट जाएगा? तो हमारा क्लियरेंस एंगल गलत होगा तो हम ओवर हीट ड्रिल करेगा। क्लियरेंस एंगल गलत होगा तो हमारा ओवर हीट ड्रिल करेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 की ओर हम चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। ये भाग चलिए, तो एक्स से हमारा जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है? तो यहाँ से हमारा जो दर्शा रहा है एक्स से, चलिए तो हम आपको बताते हैं कि ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा। ये हमारा जो दर्शा रहा है ये हमारा नेगेटिव रेक एंगल दर्शाएगा, नेगेटिव रेक एंगल। और ये भाग जो हमारा दर्शा रहा है ये भाग, ये हमारा मार्जिंग होगा। और ये भाग जो हमारा दर्शाएगा वो हमारा फ्लैंक होगा।
और ये भाग जो हमारा दर्शाएगा ये हमारा फेस होगा, ये होगा हमारा हील होगा। और ये हमारा नीचे जो होता है ये होता है या ये होता है, ये हमारा फ्लूट दर्शाएगा। फिर से इसके एक बार बताते हैं, ये हमारा नेगेटिव रेक्टेंगल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा मार्जिंग हो जाएगा, मार्जिंग लाइन जिसको बोलते हैं। और ये हमारा फ्लैंक हो जाएगा, ये हमारा फेस हो जाएगा, और ये हमारा हील हो जाएगा। और ये भाग नीचे वाला जो भाग होता है वो हमारा फ्लूट्स हो जाएगा। और ये एक से जो दर्शा रहा है नेगेटिव रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव रेक्टेंगल। तो हम इसके सभी पार्ट को दर्शा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंतरिक मोस्ट टेपर होल्ड की रिमिंग के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? हेलिकल फ्लूट रिमर, पायलट के साथ हैंड रिमर, या टेपर पिन रिमर और पैरेलल शैंक के साथ सॉकेट रिमर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैरेलल शैंक के साथ सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर की ओर चलते हैं हम। ये हमारा रिमर का प्रकार बताना है। ये देखिए ये हमारा रिमर है, इस रिमर का प्रकार बताना है। हैंड रिमर है, हेलिकल रिमर है, मशीन रिमर है, या पिन टेपर रिमर, टेपर पिन रिमर है। तो ये देखिए इसका हमारा टैंक जो है ये जो है चौकोर है, तो चौकोर को हम हैंड रिमर बोलते हैं, हैंड रिमर। तो ये हमारा हैंड रिमर होगा, तो ये हमारा हैंड रिमर हो जाएगा, हैंड रिमर। तो आज हम ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 20 से 40 डिस्कस किया है। वीडियो नंबर 15 है। और फर्स्ट सेमेस्टर के हम 13 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 261 को क्वेश्चन को। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बार्क के लिए स्पेशल चल रहा है। बार्क जो है BARC जो निकला हुआ है 698 सीट फीटर का है, उसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे 100%। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, जुड़े रहें, और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।